हाँ जी, नाम बताएं। डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल। विष्णु प्रसाद जी, आपके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच, तो उसके द्वारा आप नेपाल में अभी आप रवि का नाम ला रहे हैं। रवि किस तरह से करप्शन कर रहे हैं और नेपाल सरकार क्यों खामोश बैठी है? करप्शन खाली रवि नहीं कर रहा है, सब करप्शन कर रहा है। रवि अभी नया आके बहुत छोटा समय में, शॉर्ट पीरियड में, वो पहला क्या था उसका लाइव स्टोरी आप देखिए। वो सबसे पहला टूर गाइडर था। मतलब जो आप जाते हैं तो आपको घुमाने का, मैं ये दिखाऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, इस तरीका का था। उसके बाद में एक अमेरिकन सिटीजन के साथ साठगांठ करके अमेरिका घुस गया। वहां जाके लोन ही ले लिया, क्रेडिट कार्ड बनाया, गारंटर बनाया उधर के आदमी को। उसके बाद उन लोगों को भी गारंटर बना के फंसवा के वो नेपाल आ गया। तो काम तो 1 रुपये का नहीं किया। तो वो आदमी यहाँ आके फिर एक जीवी राय को पकड़ के हम ये जनता का आवाज चलाया। उसमें बोलना तो वो गोल्ड मेडल का, झूठ बोलने में गोल्ड मेडल का, विश्व का गोल्ड मेडल है, और साजिश करने में गोल्ड मेडल का, षड्यंत्र में गोल्ड मेडल है विश्व के, और उसके बाद में जनता को गुमराह करने में गोल्ड मेडल है। तो उसके बाद में आते छोटा पीरियड में इतना पैसा बनाया, इतना पैसा उसे भ्रष्टाचार कर लिया है। दिमाग कितना चलाया आप देखो। काम जिंदगी में कुछ नहीं किया है, खाली टूर गाइड तो क्या है, ये जगह ये है, ये जगह है, इतना तो किया है उसने। उसके बाद में टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा जो काम टूर एंड ट्रैवल में नहीं था। टूर गाइडर अलग से होता है, वो एकला खड़ा होता है। वो टूर एंड ट्रैवल में गाइडर के काम करते हुए इस तरह से 420 करते हुए आगे बढ़ा, और वहाँ की गवर्नमेंट खामोश है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचार है, तो दूसरा को क्या आरोप लगाएगा? वो खुद ही भ्रष्टाचार है। और इसके बाद भी इसका भ्रष्टाचार पहले जब इसका जांच चल रहा था तो केपी ओली ने इसको बचाया, प्रचंडा ने इसको बनाया, क्योंकि वो लोग खुद ही भ्रष्टाचार है। चलो इसको डालेगा तो सबका खुल के आ जाएगा, तो सबका ना खुले, इसलिए इसको भी डालने मत दो। और पहला ये उन लोग का दुश्मन था। जब राजनीति आने के बाद ये दोस्ती हो गया, और इससे पूछने लगा कैसा किया जाए। ये भी षड्यंत्र जानता है, तो इससे सलाह भी लेने लगे वो लोग, ऐसा किया जाए, ऐसा गुमराह किया जाए जनता को, और हम लोग भ्रष्टाचार किया जाए। तो ये लोग मिल के, और आरजू जेवा देखिए जनता को बिक्री कर रही है। वो नेपाली जनता को, नेपाली नागरिक को भूटानी शरणार्थी बना के खड़ी बेच रही है। एक आदमी को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बेच रही है। तो आप सोचिए, तो भ्रष्टाचार खाली रवि नहीं है, और आरजू देवा, और वो मंत्री बनी है। उसका परसेंट देखिए, 5000 आदमी मारा वो मैंने, हत्या किया वो 5000, बोल के फिर प्रधानमंत्री बनता है। ये देश कहाँ है? ऐसा देश कहाँ मिलेगा? उसके बाद फिर केपी ओली भी आई है। केपी ओली भ्रष्टाचार करके फिर बोला ओहो अभी तो जांच शुरू हो गया, तो फटाफट परसेंट को छोड़ के कांग्रेस में आके शामिल हो गए, फिर अपना प्रधानमंत्री बन गया और उसको दबाया था। अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यकाल उस समय से अभी तक क्या क्या हुआ वहाँ पे? अभी जो प्रधानमंत्री बना है वहां से भ्रष्टाचार का तीनों मिले। 150 सदस्य लेके इसने किया, 78 इसके पास, 32 सदस्य परसेंट के पास, 18, 21, 22 सदस्य इसके पास। ये सब मिला के, और जनता युनाइटेड दल 10 उपेंद्र यादव का, ये सब मिला के 150 संसद बन के इन लोग ने सरकार बनाया। उसके बाद में इन लोग ने भ्रष्टाचारी शुरू हो गया। तो भ्रष्टाचारी शुरू हो गया तो उसने तो रवि ने 1-2 फाइल खोलने के लिए, उसको फंसाने के लिए खोला, कि वो अपना खाया हुआ है। वो समझ गया राज सब खाया है, मैं बचने के लिए मैं दूसरा को खोलूंगा तो मैं बच जाऊंगा, समर्थन आ जाएगा मेरा ऊपर, बोल के उसने खोला है। क्योंकि आपको मैं आरोप लगाऊं तो आप समर्थन में आ जाओगे ना मेरे साथ, तो इसीलिए वो आरोप लगा के उसने समर्थन में लाया। तब ओली क्या सोचा, ओली ने तो रवि फंस गया था, तो ओली ने बोला कि नहीं इसको बचाना है, इसको फंसाने से हम लोग भी फंस जाएंगे भाई, इसको बचाओ। तो बचा दिया। और क्या हुआ, लास्ट फाइनली क्या गया, ओली का नाम भी आ गया, तो देवबा आ गया, सारे सबको आ गया, पूरा जितने हैं सबका नाम आ गया। आने के बाद में रवि ने, तो मास्टरमाइंड है ही झूठ बोलने का, फर्दाबाद, गोल्ड मेडल, षड्यंत्र का। वो षड्यंत्र के तहत उसने सबका फाइल खोला दिया जब गृह मंत्री रहा। तो खोलने के बाद मुझे बोला सबको देखो तो मेरा कभी भी नहीं होगा, तो मैं बच जाऊंगा, जितना मैं खाऊं लेकिन मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो उसका ये दिमाग में उसने अपना दिमाग चला के सारे कुछ कर दिया। उसके बाद में ओली पड़क से उधर सरकार गिरा के कांग्रेस के साथ आगे बढ़ गया, और जो खड़े नेपाली को बेच दिया, नागरिक को, उसको विदेश में फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो इसके लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच के द्वारा
सरकार से क्या डिमांड करेंगे, कैसे रुकेगा ये करप्शन? ये करेक्शन नेपाल, इनको देखिए, सबसे पहला तो नेपाल में इनको पूछिए आप, 150, 200, 700, 1200 जितना भी 2100 नेता है, छोटा बड़ा मिला के, गांव से लेके ऊपर तक। इनसे पूछिए लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, परिभाषा ही पता नहीं है, तो इनको क्या बोलना है। और उसके बाद में 1 नंबर है। 2 नंबर में अब आइए प्रतिनिधि बोलता है ना, रिप्रेजेंटेटिव करता है जो, उनको प्रतिनिधि का परिभाषा ही पता है। प्रतिनिधि का परिभाषा है, लोकतंत्र का परिभाषा है जनता की आवाज, एक ही भाषा है उसमें, जनता की आवाज है वो उनको पता नहीं है। जनता का सुनता ही नहीं, कुछ मानता ही नहीं, तो क्या कहा आवाज इनको लोकतंत्र पता ही नहीं है। और प्रतिनिधि का यह है जनता का निर्णय, फाइनल निर्णय होता है प्रतिनिधि के लिए, जनता का सुझाव फाइनल होता है प्रतिनिधि के लिए, जनता का समस्या समाधान ये फाइनल करने के लिए, उसको अगवा करने के लिए बनाया गया है, ये होता है। और जनता का न्याय, ये 4 चीज तो होना पड़ेगा ना। 4 चीज का प्रतिनिधि का परिभाषा 4 है, ये 4 में इनको कुछ नहीं पता नहीं है, तो इनसे क्या बात करना है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं, कुछ इनको पता नहीं तो भागो। और नेपाल 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी तो कितना हो गया, वो चाइना ले लिया ना 11 गाँव, तो अभी जाके 1,30,000 है। 14,000 कहाँ है वो एरिया पता ही नहीं है। तो 1,30,000 वर्ग क्षेत्र में इतना राजनीति क्या करना है? वहाँ राजनीति नहीं है, राजनीति दल नहीं है, वहाँ व्यापारी दल है, व्यापारी दल। तो रवि भी सोच लिया, वो तो वहाँ ठगबाज था, गोल्ड मेडल था, और बोलने को तो जानता ही है वो। तो उसने सोचा अभी राजनीति दल नहीं, मैं पार्टी बना के पैसा कमाऊंगा बोल के रात बन गया वो। तो अभी भ्रष्टाचार में फंस गया, तो अंदर है। तो अभी सबको डालो ना, तो सब एक साथ एक ही जगह में डालो, एक ही घर में डालो, तब मजा आएगा जब देश में देखने को लिए। अभी और जनता का हिसाब, फिर उसको निकालो बोलता है जब। और न्यायालय क्या है, न्यायालय क्यों शरण दे रहा है, क्यों फाइल नहीं खुला रहा हो? डालो फाइल, खोलो भाई फटाफट, इसको अंडर करो, इसको जांचबूझ करो, हिरासत में लो, ये न्यायालय आदेश देनी चाहिए, वो भी नहीं दे रही है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन, CIB उनका चमचा है, और जिला अधिकारी उनका चमचा है। अब देखो ट्रांसफर, तो भाई इतना पढ़ा लिखा करके चमचागिरी करके आए हो, तो क्या फिर पढ़ा लिखा क्यों किया? चमचागिरी करते, माँ पिताजी का पैसा इतना बर्बाद करने का क्या मतलब था? नहीं पढ़ते ना, चमचागिरी करना था, चमचागिरी करके आ जाते। माँ पिताजी का पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है? आप अगर ऐसा है तो माँ पिताजी का पैसा क्यों बर्बाद करे? तो चमचागिरी, आपने दिमाग तो लगा नहीं है, जो वो बोलेगा वो हाँ, तो ये कर रहा है। उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है, सारे जिला अधिकारी को बोल के धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो जो राष्ट्रीय परिचय पत्र के नाम में। और राष्ट्रीय परिचय पत्र लाने वाला रवि मास्टरमाइंड, उसने वो अमेरिका से उसको इंस्ट्रक्शन हुआ, तुम ऐसा करो, वही कर दिया। और KP ओली, प्रचंड, देवबा, चारों को मिला के उसको शुरू कर दिया। 16 अरब रुपया वाणिज्य बैंक से लिया, स्कीम के तहत लिया, और आपका यूरोपियन कंट्री से 100 करोड़ ले लिया, तो खाया, बोला चलो ये लगाओ। अब वो यहाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अभी थोड़ा धीरे है, लेकिन भीतर चुपचाप हो ही रहा है। तो इस तरीका का मतलब। और सीडीओ क्या देख रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा विद्वान, सिविल सर्विस है सब, तो इनको तो दिमाग नहीं है, तो नहीं बोल सकते आप, सब इनके पास है। तो चमचागिरी क्यों करते हैं ये लोग? ये चमचागिरी के तहत ये लोग कर रहा है, मुझे जिला में पोस्टिंग दे दो, शुरुआत दे दो, हम आपका काम कर देंगे, ये इनके कबला देते हैं और जाके ये करते हैं, और इन लोग को देश का बर्बाद करने तुले हुए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विष्णु बराल सीधे नेपाल सरकार को घेर रहे हैं कि करप्शन में लिप्त है और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे से ऊपर तक जो भी प्रतिनिधि हैं सभी के सभी इन्वॉल्व हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जाओ तो न्यायालय भी बिक चुकी है। थैंक यू।